गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का अध्याय चल रहा है 12th का, वो चल रहा है संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। संघीय व्यवस्था का आधारभूत तत्व के अंदर हम बात की, संघ का मतलब क्या होता है। संघ का मतलब होता है कि समूह के रूप में कार्य करना। क्या है कि जो शक्तियों का विभाजन है वो किसी एक व्यक्ति एक समूह के पास न होके जो समूह है उसका विभाजन कर दिया गया है और अलग अलग दायित्व अलग अलग कर्तव्य सबके बांट दिए गए हैं, जिस कारण क्या है कि शासन का जो कार्य है वो अच्छे तरीके से हो सके, सुचारू रूप से शासन का संचालन किया जा सके और जो कार्य है वो जहाँ निम्न गति से हो रहे थे, मध्यम गति से हो रहे थे, उन कार्यों को तेज गति से शीघ्र कार्य किया जा सके। दूसरी बात आती है कि जब सरकार है वो एक ही प्रकार की सरकार होती है, यानी समस्त देश में एक ही सरकार होती है, तो होता क्या है उसमें कि जो जनता से संबंधित जो विकास से संबंधित कार्य हैं वो नहीं हो पाते। सरकार है वो अपनी मन मर्जी से अपनी इच्छा से हर कोई कानून बनाती है और जिससे क्या है जनता के अधिकारों का, जनता के जो प्रतिदायित्व है उनका क्या शोषण किया जाता है। इस कारण क्या है कि भारत में संघीय व्यवस्था अपनाई गई है, लेकिन संघीय व्यवस्था अपनाने के बाद भी क्या है कि देश में शासन व्यवस्था सही तरीके से बनी रहे और आवश्यकता पड़ने में संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था है वो एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। इसलिए क्या है कि संविधान में शक्तियां जो बांटी गई है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में बांटी गई है, लेकिन हुआ क्या कि केंद्र को अधिक महत्व प्रदान दिया गया है क्योंकि आवश्यकता पड़ने पे संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के अनुसार चलाई जाती है। तो हम आगे बात करेंगे संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व है, कुछ तत्वों की चर्चा है वो हमने कल की थी और जो अन्य शेष तत्व बचे हैं इसके उनकी चर्चा आज करेंगे। बात आती है एकल नागरिकता की। एकल नागरिकता का अर्थ ये होता है सामान्यतः कि देश के जो जनता है उस देश के में रहने वाले लोग हैं उन सभी को क्या है कि एकल नागरिकता प्रदान की गई है। ये नहीं है किसी को 2 स्थान की नागरिकता प्रदान की गई है, किसी को 1 स्थान की नागरिकता प्रदान की गई है। इस प्रकार नागरिकता की दृष्टि से देश के समस्त व्यक्तियों को क्या है समान और एक दृष्टि से मानते हुए एकल नागरिकता प्रदान की गई है। लेकिन कुछ देशों में क्या है कि राज्यों की और केंद्र की अलग अलग नागरिकता प्रदान की गई है। अब बात करेंगे कि किस प्रकार से प्रदान की गई है। तो ध्यान रखना, संघीय व्यवस्था में विद्यमान जो एकल नागरिकता है वो कहाँ से प्रमुख रूप से उपस्थित है, तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसमें प्रमुख रूप से विद्यमान है एकल नागरिकता, यानी देश के समस्त नागरिकों के लिए एक ही नागरिकता प्रदान की गई, न कि अलग अलग स्थान पर रहने के आधार पर अलग अलग नागरिकता प्रदान की गई है। बात आती है प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिकता प्रदान, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो निम्न हो, चाहे उच्च हो, देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को क्या है कि एकल व समान नागरिकता प्रदान गई है। देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति क्या है हर दृष्टि से समान माना गया है। बात आती है निवास के आधार पर भेदभाव नहीं। निवास का मतलब होता है रहने वाली जगह या स्थान। इस आधार पे भी क्या है कि हमारे संविधान में, हमारी संघीय व्यवस्था में क्या है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। एक व्यक्ति है वो मान लो कि वो राजस्थान में रहता है और किसी कार्य के कारणवश क्या है वो दूसरे राज्य में चला जाता है। दूसरे राज्य का मतलब यहाँ भारत के राज्य से है, न किसी दूसरे देश के राज्य से। तो मान लो राजस्थान का रहने वाला व्यक्ति किसी दूसरे स्थान पे चला जाता है, वहाँ वो कार्य करता है, वहाँ रहता है, तो उसके लिए न तो कोई अलग नागरिकता है न कोई अलग संविधान है, क्योंकि वो किसके अंतर्गत है, वो भारत के अंतर्गत रहते हुए दूसरे स्थान पे निवास कर रहा है, दूसरे स्थान पे रह रहा है। बात आती है भारत में कहीं पर भी रहने का अधिकार। भारत के जो 28 राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें व्यक्ति है अपनी आवश्यकता के आधार पे, अपनी मन की इच्छा के आधार पे भारत के किसी भी स्थान पे, किसी भी कोने में रह सकता है। उस पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी है या रुकावट है वो रहने के लिए, निवास करने के लिए नहीं लगाई जा सकती। न ही पहले पाबंदी थी और न वर्तमान में पाबंदी ये लगाई जा सकती है। बात आती है कि विखंडनकारी संभावनाओं को रोकना। जो एकल संविधान है वो क्यों बनाया गया है, क्यों अलग अलग संविधान नहीं बनाया गया राज्यों और केंद्र के लिए, तो इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि देश में रहने वाली सभी जनता है वो समान है, चाहे वो राज्य में रहे, चाहे वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हो, चाहे राज्य सरकार के अंतर्गत आती हो। अगर हम संविधान को राज्य का अलग संविधान बना दें, केंद्र का अलग संविधान बना दें, तो दोनों के बीच में क्या होगा, आपस में टकराव उत्पन्न हो जाएगा। दोनों के बीच में आपस में क्या संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। कुछ लोग हैं अपने को श्रेष्ठ समझने लग जाएंगे, कुछ को हीन दृष्टि से मानने लग जाएगा। दूसरी बात है कि सरकार है वो राज्य में अलग व्यवस्था बनाएगी, केंद्र में अलग व्यवस्था बनाएगी। तो इस प्रकार की जो समस्या है उनको रोकने के लिए क्या है कि संपूर्ण देश में, भारत में एक ही प्रकार के संविधान की, एक ही प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था की गई है।
बात आती है केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन राज्यसभा। केंद्र की जो व्यवस्थापिका है उसमें जो राज्यों का सदन है यानी राज्य का जो प्रतिनिधित्व करने वाला है वो होता है राज्यसभा। अब बात करते हैं व्यवस्थापिका की। यहाँ व्यवस्थापिका का मतलब है कि व्यवस्थापिका के जो अन्य नाम है उसे संसद भी कहा जाता है, उसे विधायिका भी कहा जाता है। तो संसद के जो प्रमुख अंग होते हैं वो है लोकसभा और राज्यसभा, और तीसरा इसका महत्वपूर्ण और निर्णायक अंग होता है वो होता है राष्ट्रपति। तो ध्यान रखना कि संसद है वो व्यवस्थापिका है, और व्यवस्थापिका के अंग कौन कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यों का जो प्रतिनिधि करती है, जो उसका नेतृत्व करती है, वो क्या होती है? राज्यसभा होती है। इस कारण राज्यों की जो प्रतिनिधि सभा है उसको क्या कहा गया है? राज्यसभा कहा गया है। बात आती है संसद का उच्च सदन राज्यसभा। अब संसद की जो सदन है, दो सदन है, एक तो होता है निम्न सदन है और एक होता है उच्च सदन। तो जो उच्च सदन है वो क्या है? राज्यसभा है, जबकि निम्न सदन क्या है? निम्न सदन है वो लोकसभा है। एक प्रकार से राज्यसभा क्या है? स्थायी लोगों का सदन है, जबकि लोकसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है। तो इसी प्रकार राज्य का जो प्रतिनिधि संस्था है वो कौन सी है? राज्यसभा कहलाती है। बात आती है प्रतिनिधि संस्था शासन को मजबूत करती है, यानी प्रतिनिधि संस्था होती है, प्रतिनिधि यानी कि जिनका प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं, यानी जो राजस्थान है उसके जो प्रतिनिधि है वो क्या है कि राज्यसभा में वहाँ की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व वहाँ के जो प्रतिनिधि है राज्यसभा में बैठते हैं वो करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि अपने अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जो प्रतिनिधि करते हैं ये शासन व्यवस्था को मजबूत करता है, क्योंकि सभी क्या है अलग अलग राज्यों के व्यक्ति जब एक स्थान पे इकट्ठे होकर बैठते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं, अपने पक्षों को अपने साथ में क्या है वहाँ के संबंधित जो नीतियाँ हैं कार्यक्रम उनको रखते हैं, तो वहाँ क्या है कि उस प्रकार से एक व्यवस्था निर्माण किया जाता है कि उन क्षेत्रों को विशेष रूप से मजबूत प्रदान करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाती है, अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं, और संविधान के अनुसार उनको समान रूप से सबको संरक्षण प्राप्त होता है। बात आती है कि राज्यों को एक समान प्रतिनिधित्व नहीं। अब बात अपने भारत की करें तो वहाँ जो भारत के जो राज्य हैं 28 राज्य, उनको क्या है समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। कुछ राज्यों की जो सीटें हैं राज्यसभा में वो अधिक है, जबकि कुछ की क्या है बहुत कम है। अब बात आती है कि ये निर्धारण किस आधार पे हुआ है, किस आधार पे इन सीटों का निर्धारण किया गया, किस आधार पे इनका विभाजन किया गया है। तो प्रमुख जो इसका जो मुद्दा आता है वो आता है वहाँ की जो रहने वाले लोगों की जो है क्षेत्र और जनसंख्या, इसमें प्रमुख रूप से प्रतिनिधित्व उनकी करती है। बात आती है सदस्य संख्या का अनुपात जनसंख्या के आधार पे, यानी राज्यसभा में जो प्रतिनिधि बैठते हैं जनता के, उनका निर्धारण किस आधार पे होता है? तो देखना उनका प्रमुख जो निर्धारण का आधार है या जो व्यवस्था है वो है जनसंख्या, यानी जिस क्षेत्र की जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होगी वहां की सीटें राज्यसभा में अधिक होगी, और जिस क्षेत्र की जनसंख्या कम है, कम होने के कारण क्या है उसकी सीटें भी राज्यसभा में कम होगी। इस प्रकार क्या है कि जो सीटों का निर्धारण है राज्यसभा में ये जनसंख्या के आधार पे किया गया है, लोगों की जनसंख्या है उसके आधार पे किया गया है, उसी के आधार पे सीटें हैं वो राज्यसभा में निर्धारित की गई है। लेकिन समय के साथ साथ क्या है कि हर राज्य की सीटों में परिवर्तन किया जाता है, आवश्यकता के आधार पर इनमें संशोधन होता रहता है। तो ये नहीं कह सकते जो सीटें हैं राज्यसभा में स्थायी है, ये अस्थायी है, इनको बढ़ाया भी जा सकता है और इनको आवश्यकता के आधार पर घटाया भी जा सकता है। बात आती है कि राज्यसभा में सबसे अधिक जो सदस्य हैं यानी सीटें हैं वो भारत में कौन से राज्य की है। कई बार क्वेश्चन भी ये बनता है कि सबसे अधिक सीटें हैं वो राज्यसभा में कौन से राज्य की है। तो ध्यान रखना कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसकी सबसे ज्यादा सीटें हैं वो कहाँ पे है? राज्यसभा में है। अब बात आती है कितनी सीटें हैं राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की, तो ध्यान रखना 31 सीटें हैं, 31 सीटें हैं वो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीटें बताई गई है। अब ये तो बात होगी सबसे अधिक की। दूसरी बात आती है कि राज्यसभा में सबसे कम प्रतिनिधि कौन कौन से राज्यों के हैं। अब हमने बात की थी प्रतिनिधि कम किस आधार पे होंगे? जनसंख्या के आधार पे कम होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां सीटें सबसे कम हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो प्रमुख राज्य जो आते हैं भारत के जो राज्यसभा में कम सीटों के आधार पे है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे जो कम सीटें हैं राज्यसभा में वो है सिक्किम राज्य की, मणिपुर राज्य की, मिजोरम राज्य की, मेघालय राज्य की, अरुणाचल प्रदेश की, गोवा की, त्रिपुरा की, नागालैंड की, पुडुचेरी की। ये जो राज्य हैं इनकी जो सीटें हैं ये राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से एक एक सीटों का निर्धारण किया गया है।
अब हमने बात की कि जहां उत्तर प्रदेश है वहां 31 सीटें हैं, वहीं इनमें क्या है कि एक एक सीटें हैं। ये सीटों में निर्धारण किस आधार पे हुआ है? जनसंख्या के आधार पे हुआ है। इस प्रकार ये बात स्पष्ट होती है कि राज्यों में समान प्रतिनिधित्व सीटों के आधार पे नहीं है। बात आती है कि राज्यसभा में जो राजस्थान की सीटें हैं, यानी अपने जो राज्य है राजस्थान, उसमें राज्यसभा कितनी सीटें हैं, कुल कितनी सीटें हैं? तो ध्यान रखना, राजस्थान की राज्यसभा में कुल 10 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। इनका निर्धारण किस आधार पे हुआ है? जनसंख्या के आधार पे हुआ है। बात आती है राज्यपाल के पद की, यानी हम बात करते हैं कि केंद्र में प्रधान कौन होता है? केंद्र में राष्ट्रपति प्रधान होता है और राज्य में राज्यपाल होता है। लेकिन ये प्रधान है, ये नाम मात्र के प्रधान होते हैं एक प्रकार से। वास्तविक जो कार्य किया जाता है वो मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। लेकिन राज्य में जो विशेष स्थिति है वो राज्यपाल की, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बात आती है राज्यपाल के पद की। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यानी जो नियुक्ति है राज्यपाल की वो किसके द्वारा होती है? कौन सी शासन व्यवस्था के अनुसार होती है? ध्यान रखना, राज्यपाल की नियुक्ति है वो केंद्र के द्वारा की जाती है, क्योंकि केंद्र है उस हमारे देश के संपूर्ण शासन व्यवस्था का संचालन करता है। तो इस प्रकार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। बल्कि केंद्र सरकार में कौन है जो अधिकारी या श्रेष्ठ व्यक्ति जिसके द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? तो ध्यान रखना, प्रमुख रूप से मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। मंत्रिमंडल है जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उसकी सिफारिश पर जो राष्ट्रपति है वो किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है। बात आती है केंद्र के प्रतिनिधि रूप में कार्य। अब जो राज्यपाल है वो राज्य में किस आधार पे कार्य करता है? तो वो एक प्रकार से केंद्र का प्रतिनिधि होता है, केंद्र का प्रमुख व्यक्ति है जो राज्य के अंतर्गत रह के राज्य की संपूर्ण शासन व्यवस्थाओं का संचालन करता है, उसकी देखरेख करता है और समस्त सूचनाएं हैं वो एक प्रकार से साझा करता है मंत्रिमंडल में और राष्ट्रपति के बीच में। अब बात आती है केंद्र व राज्यों के बीच विवाद का विषय। अब जो राज्यपाल का पद है वो एक प्रकार से केंद्र और राज्यों में विवाद का विषय भी है, क्योंकि नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? केंद्र के द्वारा की गई है। तो एक प्रकार से राज्यपाल किसके प्रति एक प्रकार से दायित्व रखता है? केंद्र से जुड़ा हुआ है। तो राज्य चाहते हैं कि राज्य स्वतंत्र रूप से कार्य करे, उस पर किसी अन्य प्रकार से किसी भी सरकार का अधिकार नहीं रहे। तो इस कारण क्या है कि ये विवाद का विषय भी रहा है। बात आती है राज्यपाल की उपयोगिता। किसी भी राज्य में राज्यपाल की उपयोगिता बहुत अधिक होती है, क्योंकि किस प्रकार से शासन व्यवस्था का संचालन करना है, किस प्रकार से आर्थिक योजनाओं को बनाना है, किस प्रकार से किसको क्या दायित्व देना है, किसको कौन सा स्थान देना है, किसको पद से हटाना है। तो ये संबंध जो सारे कार्य हैं वो राज्यपाल के द्वारा मंत्रिमंडल की सिफारिश से किए जाते हैं। इस प्रकार राज्य में राज्यपाल का जो पद है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक विशेष बात ध्यान रखना कि प्रत्येक राज्य में जो राज्यपाल है वो जरूरी नहीं है कि एक ही राज्य का राज्यपाल हो। कुछ व्यक्तियों को, कुछ राज्यपालों को एक से अधिक राज्य का भी राज्यपाल एक साथ बनाया जा सकता है। बात आती है एकात्मक प्रभुत्व की। एकात्मक प्रभुत्व का मतलब होता है कि अपने क्षेत्र के अंतर्गत अपने ही लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन, यानी स्वतंत्र रूप से जो अपने देश के अंतर्गत शासन किया जाता है उस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं होता, वो प्रभुत्व यानी नेतृत्व के अंतर्गत आता है। तो हमारे देश में एकात्मक प्रभुत्व की जो विशेषता है वो भी पाई जाती है। बात आती है अखंडता व एकता को सुरक्षित रखना। यानी प्रभुत्व है वो इसलिए बनाया गया है कि जो देश की एकता है, अखंडता है, अक्षुण्णता है, उसको बनाए रखना। उसमें किसी प्रकार से भी क्या विभाजन नहीं किया जाए, उसका बंटवारा नहीं किया जाए, लोगों में असमानता या जो स्वतंत्रता है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आए, सब में समान रूप से भाईचारे की भावना बनी रहे। बात आती है केंद्र को मजबूत बनाना। यानी एकात्मक प्रभुत्व का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि केंद्र को मजबूत बनाना। ये इसलिए भी आवश्यक है कि कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई और देश की शासन व्यवस्था है कि जब अलग अलग क्षेत्रों में बंटी हुई होती है तो सही तरीके से निर्णय नहीं लिया जा सकता। इस कारण क्या है कि जब शक्तियों का विभाजन किया गया केंद्र और राज्यों के बीच में, तो केंद्र को अधिक प्रभुत्व, अधिक शक्तिशाली बनाया गया, जिस कारण संपूर्ण देश पे क्या है उसका अधिकार रहता है, उसका नेतृत्व रहता है। बात आती है केंद्र को निर्णायक भूमिका प्राप्त है। निर्णय का मतलब होता है कि जो अंतिम निर्णय होता है, जो अंतिम फैसला होता है, जो अंतिम कार्य होता है वो किसके आधार पे होता है? केंद्र के आधार पे होता है, चाहे वो राज्य में हो चाहे केंद्र में हो। जब किसी भी स्थिति में विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है तो वहां जो निर्णय प्रमुख रूप से लेता है वो केंद्र सरकार लेती है और राज्यों को उस बातों को मानना या निर्णय को मानना पड़ता है। बात आती है कि प्रमुख कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो ये बात स्पष्ट करते हैं कि राज्यों की अपेक्षा केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है।
केंद्र को अधिक महत्व दिया गया है, केंद्र को अधिक दायित्व दिए गए हैं। तो प्रमुख रूप से जो संविधान संशोधन है, राज्यों का निर्माण है, पुनः सीमांकन है, आपातकालीन परिस्थितियां हैं, आर्थिक अधिकार है, ये विशेष रूप से जो अधिक दायित्व दिए गए हैं ये केंद्र सरकार को दिए गए हैं। जिसे भारतीय संविधान संशोधन का प्रमुख अधिकार है वो किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। भारतीय राज्यों का निर्माण, यानी एक राज्य के से दूसरे राज्य को बनाना है, नए राज्य का निर्माण करना है, शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास। एक राज्य 2-3 राज्यों को तोड़ के उनकी संख्या को कम करना है, वो भी किसके पास अधिकार है? केंद्र के पास है। आपातकालीन शक्तियों के जो अधिकार है वो भी किसके पास है? केंद्र सरकार के पास आते हैं। हम बात कर रहे थे संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्वों की। अब बात करते हैं कि जो संघीय व्यवस्था है भारत में, उसके प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। लक्षण को हम विशेषताएं भी कह सकते हैं और विशेषताओं को हम गुण भी कह सकते हैं। वो एक प्रकार से संघीय व्यवस्था में प्रमुख तत्व को बात हमने कर ली। अब बात करेंगे प्रमुख लक्षण की, विशेषताओं की या इनके गुणों की। तो सबसे पहले बात आती है एक संविधान। एक संविधान का मतलब ये होता है कि कुछ देश है वहाँ पे क्या है कि शासन व्यवस्था संघीय व्यवस्था ही है, लेकिन वहाँ संविधान क्या है कि केंद्र और राज्यों के अलग अलग है। जबकि भारत में ये जो व्यवस्था है ये संपूर्ण देश के लिए क्या है? एक ही संविधान बनाया गया है, एक ही प्रकार के नियम बनाए गए हैं, एक ही प्रकार के कर्तव्य बनाए गए हैं। जिस कारण क्या है कि संविधान में विविधताएं होते हुए भी, असमानता होते हुए भी क्या है कि भारत में संपूर्ण देश के लिए, संपूर्ण देश की जनता के लिए, संपूर्ण अधिकारियों के लिए एक ही संविधान अपनाया गया है। बात आती है केंद्र व राज्यों के लिए एक संविधान, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, इन दोनों सरकारों के लिए भी संविधान क्या है? एक ही है। और एक ही संविधान के अंतर्गत रहते हुए ये दोनों सरकारें काम करती है। बात आती है अपवाद जम्मू कश्मीर। 2019 से पहले क्या है कि जो जम्मू कश्मीर है उसका संविधान अलग था, उसके नियम कानून व्यवस्थाएं अलग थी। लेकिन जैसे ही क्या है कि धारा 370 और अनुच्छेद 35A को हटाया गया, जो जम्मू कश्मीर है उसकी जो संविधान व्यवस्था अलग थी उसको परिवर्तित करके अब भारत जैसी समान संविधान व्यवस्था है वो जम्मू कश्मीर में भी अपना ली गई है। किस वजह से? अनुच्छेद 370 और 35A की धारा हटने के कारण क्या है जम्मू कश्मीर में भी अब एक संविधान हो गया है। बात आती है अमेरिका व स्विट्जरलैंड में संघात्मक प्रणाली। भारत की तरह क्या है कि जो स्विट्जरलैंड है और जो अमेरिका है उसमें भी क्या है कि संघात्मक व्यवस्था है, और संघात्मक व्यवस्था होने के कारण क्या है वहां भी शक्तियां आपस में बंटी हुई है। बात करते हैं केंद्र व राज्यों के पृथक संविधान। लेकिन जो अमेरिका और स्विट्जरलैंड है वहां क्या है कि राज्य के लिए अलग संविधान बना हुआ है, केंद्र के लिए अलग संविधान बना है। जब भी भारत में क्या है कि केंद्र और राज्यों के लिए दोनों के लिए एक ही संविधान व्यवस्था है। भारत में एक संविधान, भारत में संघात्मक व्यवस्था है, शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच में, लेकिन फिर भी क्या है कि दोनों एक ही देश के अंतर्गत रह के कार्य करती है। और इसकी व्यवस्था प्रमुख क्या है कि एक ही संविधान का होना। बात आती है अवशिष्ट शक्ति। संविधान में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो प्रमुख रूप से संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में किया गया है। अब बात आती है कि जो शक्तियां जो विषय शेष बच गए उनको कहाँ सम्मिलित किया गया है? तो उनको अवशिष्ट शक्तियों में सम्मिलित किया गया है। जो केंद्र, जो राज्य सूची में, जो संघ सूची में, समवर्ती सूची में जो विषय शामिल नहीं है और जो शेष बच गए उनको कहाँ शामिल किया गया? अवशिष्ट शक्तियों में शामिल किया गया है। बात आती है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास, यानी जो शक्तियां शेष रह गई, जो विषय शेष रह गए वो किसको दिए गए हैं? राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को। तो देखना प्रमुख रूप से जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार को प्रदान की गई है। बात आती है कि ये शक्तियां कौन से अनुच्छेद के अनुसार है ये प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 248 के अनुसार है ये अवशिष्ट शक्तियों का वर्णन किया गया है और केंद्र के पक्ष में इनका वर्णन स्पष्ट शब्दों में किया गया है। बात आती है तीनों में से किसी सूची में अंकित नहीं, यानी जो अवशिष्ट शक्ति के जो विषय हैं वो न तो संघ सूची में उनका वर्णन किया गया है, न उनका राज्य सूची में वर्णन किया गया है, न उनका समवर्ती सूची में वर्णन किया गया है। इस कारण वो न तो तीनों सूचियों में नहीं है। इस कारण क्या है कि उनके लिए अवशिष्ट यानी अलग भाग उसके लिए बनाया गया है। बात आती है अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से प्रेरणा ली गई है? जो अवशिष्ट शक्तियों में जो प्रेरणा है भारत में वो कहाँ से ली गई? ध्यान रखना, जो कनाडा का संविधान है वहां से क्या है अवशिष्ट शक्तियों की प्रेरणा भारत में ली गई है। बात आती है संविधान संशोधन की, यानी अपने देश में जो संविधान में परिवर्तन की व्यवस्था है वो लचीली भी है और कठोर भी है। यानी आवश्यकता के आधार पर भारतीय जो संविधान है उसमें आवश्यकता के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, स्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। बात आती है केंद्र को राज्यों से अधिक अधिकार प्राप्त, यानी जो संविधान संशोधन की शक्तियों के बारे में बात करें
तो राज्य की अपेक्षा केंद्र का पक्ष काफ़ी पलड़ा मजबूत दिखाई देता है कि केंद्र के द्वारा प्रमुख जो हिस्से हैं, प्रमुख जो भाग हैं, उन्हें परिवर्तन किया जाता है। बात आती है संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन साधारण बहुमत से, यानी संविधान के जो भाग हैं उनमें जो परिवर्तन किया जाता है वो प्रमुख रूप से किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और जो साधारण बहुमत का मतलब होता है कि जो सीटें, कुल सीटें हैं, मान लो राज्यसभा का सत्र चल रहा है और उसमें कुल सदस्य उपस्थित नहीं है, लेकिन जितने सदस्य उपस्थित है और उनमें आधे से अधिक अगर समर्थन मिल जाता है तो उसको साधारण बहुमत कहा जाता है। यहाँ कुल सीटों की बात नहीं की गई है, यहाँ बात है उपस्थित सदस्यों की। उपस्थित सदस्यों में से आधे से अधिक सीटें प्राप्त होने पे, बहुमत मिलने पे वो साधारण बहुमत माना जाएगा। बात आती है कुछ संविधान संशोधन के लिए राज्य विधानमंडल का समर्थन, यानी संविधान के कुछ भागों में, कुछ हिस्सों में क्या है कि संशोधन के लिए क्या है कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य विधानमंडल पे निर्भर करती है। राज्य विधान का मतलब हो गया कि विधानसभा और विधान परिषद। और जब हम बात करें कि केंद्र की, तो केंद्र में इसके जो प्रमुख अंग है वो है लोकसभा और राज्यसभा। तो कुछ ऐसे संशोधन है, ऐसे कुछ कार्य हैं, ऐसे कुछ परिवर्तन हैं जिनमें राज्यों का समर्थन आवश्यक होता है। प्रमुख रूप से विधानसभा का प्रमुख महत्व इसमें रहता है, साथ ही विधान परिषद का भी प्रमुख रूप से महत्व बताया गया है। बात आती है केंद्र का वर्चस्व। एक प्रकार से कहा जाए तो संविधान के अधिकांश भागों में जो परिवर्तन किया जाता है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। केंद्र का मतलब हो गया संसद। संसद के द्वारा प्रमुख रूप से क्या है कि संविधान के अधिकांश भागों में, या हम ये कहें लगभग क्षेत्रों में जो परिवर्तन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र के द्वारा किया जाता है।